हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, रिटन बाय एनलीज मैरी फ्रैंक। एनलीज मैरी फ्रैंक इनका पूरा नाम है। इनको शॉर्ट नेम एन फ्रैंक के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के टाइटल से ही हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में एन फ्रैंक की डायरी से कुछ अंश लिया गया है। एन फ्रैंक ने कोई डायरी लिखी हुई है, उसमें से कुछ हिस्सा हमारी 10th क्लास की बुक में डाल दिया गया है। एन फ्रैंक ने डायरी कब लिखी, क्यों लिखी, किन परिस्थितियों में उसे इसे लिखना पड़ा, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी बैकग्राउंड को। और बैकग्राउंड क्या है कि एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट प्लेस है, वहाँ पर 12 जून 1929 को हुआ। 15 साल की उम्र में इस लड़की की डेथ हो गई और इतनी छोटी सी उम्र में उसने एक डायरी लिखी और डायरी से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई। डेथ कब हुई? फरवरी या मार्च में, कन्फर्म नहीं है कि फरवरी में हुई या मार्च में हुई, 1945 में। और कहाँ पर हुई डेथ? जर्मनी में एक प्लेस है, वहाँ पर हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? हिटलर यहूदियों से बहुत ज़्यादा हेट करता था और यहूदियों को पकड़ करके उन कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता था। वहाँ पर उनको यातनाएं दी जाती थी, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में एन फ्रैंक की मृत्यु हुई। अब आपको बताते हैं कि इसने डायरी लिखना कब शुरू किया। दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हिटलर का नीदरलैंड पर, नीदरलैंड हॉलैंड एक ही बात है, उन पर कब्जा हो चुका था। और क्योंकि इसका परिवार यहूदी था, जूज इनका परिवार था, और यहूदियों से हिटलर बहुत ज़्यादा नफरत करता था। तो इनको बचने के लिए क्या करना पड़ा? इनको बचने के लिए एन फ्रैंक के फादर का एक ऑफिस था, उसके हिस्से में जाकर के ये उसके बैक पार्ट में जाकर के छिप गए, क्योंकि 1941 में इनकी जर्मन सिटीजनशिप समाप्त हो गई। अब इनको छिप करके रहना पड़ रहा है। हालांकि बाद में इनको पकड़ लिया गया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। तो जब ये वहां पर छिप करके रह रहे थे, तब 1942 में 12 जून 1942 में इसको एक डायरी मिली। इसको एन फ्रैंक को किससे मिली? अपने फादर से। डायरी कैसी थी? वाइट एंड रेड, सफ़ेद और लाल रंग में, और प्लेड डायरी थी, PLAID, मतलब उस पर वुलन कवर चढ़ा हुआ था। इसको एज ए गिफ्ट इसके फादर ने उसको गिफ्ट किया। और तब वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, अकेला महसूस कर रही थी अपने आप को, किसी से ये अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाते थे। तब इसने एक डायरी लिखने का विचार किया और उस डायरी में 14 जून 1942 को पहली एंट्री हुई और 1 अगस्त 1944 को लास्ट एंट्री हुई। एन फ्रैंक के फादर का नाम ओटो फ्रैंक, मदर का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक, और इसकी एक बड़ी बहन थी जो इससे 3 साल बड़ी थी। मतलब इसका जन्म हुआ 1929 में, इसकी बहन का जन्म हुआ था 1926 में, जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक भी कंसंट्रेशन कैंप में एक बीमारी से पीड़ित होकर के मर गई। बीमारी का नाम था टाइफस। इसकी माँ भी वहीं पे मर गई। और बाद में 1945 में एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। केवल एक व्यक्ति जो जिंदा बचा, वो कौन था? इसका फादर ओटो फ्रैंक। और ओटो फ्रैंक बाद में जब उस ऑफिस में गया जहां पर ये रहते थे छिप करके, तब उसको एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई वो डायरी मिली, जिसका नाम इसने देखा, क्या लिखा होता है? हेट एक्टर हुइस। हेट एक्टर हुइस का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ अ हाउस, किसी घर का पिछला हिस्सा। तो वहां पर ये अपने ऑफिस के बैक पार्ट में रह रहे थे, तो इसलिए एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम ये रखा। बाद में ये तो डच नेम है, क्योंकि ये डच लैंग्वेज जानती थी और डच लैंग्वेज में ही एन फ्रैंक ने डायरी लिखी। बाद में इस बुक का नाम जो फेमस हुआ, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इसका नाम फेमस हुआ।
इस प्रकार से हमें पता चलता है कि चैप्टर की बैकग्राउंड क्या है। और एक जानने वाली बात यह है कि 70 से ज़्यादा, मोर देन 70 लैंग्वेजेस, ये बुक 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश भी हुई, इस पर मूवीज बनी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। तो अब हम जानेंगे चैप्टर में क्या लिखा है। क्या लिखा है इस चैप्टर में, अब हम चलते हैं एन फ्रैंक ने क्या कहा, कैसे इस डायरी को लिखना शुरू किया, कैसे उसके मन में ये विचार आया। तो जब ये चैप्टर शुरू होता है तो हमें पता चलता है एन फ्रैंक ये कह रही है कि एक डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही अजीब बात थी, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी। क्यों थी स्ट्रेंज थिंग? पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं था कि आज मैं पहली बार डायरी लिख रही थी या ये मेरा पहला अनुभव था, इस वजह से ये चीज़ अजीब थी। और दूसरी बात वह ये कहती है कि एक 13 साल की लड़की जो लिखती है, क्या उसमें कोई व्यक्ति अपना इंटरेस्ट दिखाएगा? क्या मेरे विचार को कोई पढ़ने की जहमत उठाएगा कि भाई मुझे इसके विचार पढ़ने चाहिए? क्योंकि छोटे बच्चों को बड़े व्यक्ति अक्सर यही सोच लेते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। तो ये दो बातें कहती है कि अजीब क्यों था। एक तो ये कि मैं पहली बार लिख रही हूँ, और दूसरा ये कि कोई मेरे विचारों में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। और ये भी कहते हैं कि शायद मैं भी बाद में अपनी लिखी हुई डायरी को ना पढ़ूं, लेकिन फिर भी ये अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहती थी, क्योंकि ये लोग छिपे हुए थे, अपने विचारों को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी जिसमें अपनी उन सारी बातों को जो किसी को नहीं कह पाती है कह देगी। एन फ्रैंक एक बात कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर है, जो कागज है, उसके अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। हम लोग सुनाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, सुनने में बहुत कम विश्वास करते हैं। एन फ्रैंक का सोचना है कि जो ये सेइंग है, ये कहावत है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पेपर पर आप गलत लिखो, सही लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, गंदी राइटिंग में लिखो, पेपर कोई भी रिप्लाई नहीं करता। पेपर के अंदर इतना पेशेंस होता है। ये बात कब सोच रही है? जब वो बैठी हुई है, थोड़ी सी डिप्रेशन में है, बोर हो रही है। और जब व्यक्ति अकेला होता है तो कोई ना कोई ख्याल उसके मन में आता है, और उसके मन में ये कहावत आ जाती है। फिर ये कहती है कि मैं अपने विचारों को जो मैं लिखूंगी, जो बिल्कुल सही होंगे, जो स्टिप बैक होंगे, बिल्कुल क्लियर सच्ची बातें होंगी, मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। क्यों नहीं पढ़ने दूंगी? क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं है, और जब तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बन जाता तब तक मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरी इस डायरी को पढ़े। और अपने फ्रेंड को मैं कैसे अलाउ करूंगी कि वो इसको पढ़े, चाहे इसमें अच्छा लिखा हुआ है, चाहे इसमें गलत लिखा हुआ है। और इस प्रकार से वो ये बात सोचती है। इसके बाद क्या कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेला महसूस कर रही हूं। क्या कोई व्यक्ति मेरी इस बात पे विश्वास करेगा कि ये लड़की अकेली हो सकती है? कहती है कि कोई विश्वास नहीं करेगा, और मैं अकेली भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बड़ी बहन मार्गोट है जो मेरे से 3 साल बड़ी है, और लगभग 30 लोग और हमारे साथ यहाँ पर छिपे हुए हैं। वो सारा एक फैमिली ही तो है, वो सब फ्रेंड्स ही तो हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को, अपनी बातों को उनके सामने शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कहती है ये मेरा फॉल्ट है, ये मेरी गलती है कि मैं अपने विचारों को उनके सामने शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए इसने डिसाइड किया एक डायरी लिखने का, और डायरी को एक नाम दिया इसने। क्या नाम दिया? किट्टी। किट्टी इसने डायरी को नाम दिया। और 20 जून 1942 की घटना इसने इसमें लिखी है, जहां से हमें बताया गया है। वैसे इसने लिखना तो शुरू कब से कर दिया था? 14 जून 1942 से।
तो इसने क्या लिखती है ये कि डियरेस्ट किटी, अपनी किटी को बोलती है डियरेस्ट किटी। और एक बात और कहती है कि मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जब लिखना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिससे वो उसको सम्मान दें। तो ये अपनी डायरी को सम्मान देना चाहती है, लेकिन कहती है कि ये तो मेरी दोस्त है, इसको तो मैंने अपना फ्रेंड बना लिया है, तो जो मेरे मन में आएगा मैं इसमें लिखूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहती है कि अगर मैं डायरेक्ट अपने बारे में लिखना शुरू कर दूं तो शायद लोग समझ ना पाए। ये बताती है कि मेरे परिवार में कौन कौन है। कहती है मेरे परिवार में मेरे फादर हैं जिनका नाम है ओटो फ्रैंक, और यह भी बताती है कि जब मेरे फादर 36 साल के थे और मेरी मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक 25 साल की थी, तब मेरे फादर ने उसके साथ शादी की थी। और 1926 के ईयर में इसकी बड़ी बहन का जन्म हुआ था जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक, आप पहले ही आपको पता है। और उसके बाद 12 जून 1929 को एन फ्रैंक कहती है कि मेरा जन्म हुआ था। इस प्रकार से इनका ये फैमिली था। ये जर्मन में रहते थे, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ से इसके फादर क्या करते थे, बिजनेसमैन थे। वो बिजनेस करते थे और वो बिजनेस करने के लिए हॉलैंड चले गए। हॉलैंड या नीदरलैंड, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हॉलैंड और नीदरलैंड। उसके बाद इसकी मदर सितंबर में अपने पति के पास चली गई, यानी कि इसके फादर के पास चली गई। और इनको कहाँ पे छोड़ दिया, मार्गोट और एन फ्रैंक को? इनको छोड़ दिया एक प्लेस पे जिसका नाम है एचन। ये वहां पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रही। बाद में इसकी बहन मार्गोट फ्रैंक भी दिसंबर में अपने पेरेंट्स के पास चली गई, यानी कि ओटो फ्रैंक और एडिथ फ्रैंक के पास चली गई। अब बची कौन, एन फ्रैंक। 1933 में तो ये सारे चले गए। फरवरी 1934 में 1934 में एन फ्रैंक भी वहां पर चली गई, और इसकी दादी अम्मा भी अपने बेटे यानी कि ओटो फ्रैंक और उसकी पत्नी एडिथ फ्रैंक और अपने पोतियों के पास यानी कि मार्गोट और एन फ्रैंक के पास रहने के लिए चली गई। अब ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, हॉलैंड में हैं। और एन फ्रैंक आगे बताती है कि मुझे तो जब वहाँ पर लेकर के गए, क्योंकि छोटी थी बहुत 1934 में, क्योंकि 1929 में तो जन्म हुआ और 34 में कितने साल की हो गई, 4 साल की। ये छोटी थी, मेरे को तो मेज पे ऐसे पटक दिया जैसे मैं अपनी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक के लिए एक गिफ्ट हूँ, एक उपहार हूँ उसके बर्थडे के लिए। आगे एन फ्रैंक डिस्क्राइब करती है कि 1941 में क्या हुआ, इसकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई, उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन जब हुआ तो ऑपरेशन के दौरान इसका बर्थडे भी आने वाला था, क्योंकि समर का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, और गर्मियों में जून आती है और जून में एन फ्रैंक का बर्थडे है। जब इसका जन्मदिन आया तो इसका जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट किया गया क्योंकि इसकी ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हुआ था। अगले साल जनवरी 1942 में इसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। अब जनवरी में डेथ हुई और जून में इसका बर्थडे। तो कहते हैं जब जून में बर्थडे आया तो वहां पर क्या हुआ, इसके बर्थडे के साथ साथ एक कैंडल और जला दी गई। किसके नाम की, कि भाई चलो इन द मेमोरी ऑफ ग्रैंड मदर। इस प्रकार से ये सारी बातें डिस्क्राइब कर रही है और डायरी में 20 जून 1942 लिखती है और लिखती है डियरेस्ट किटी। अब जो इंसिडेंट इसने डायरी में लिखा है, जो इंसिडेंट हमारे पास चैप्टर में है, वो क्या है, ये अपने स्कूल की बात कर रही है। डायरी जब हम लिखते हैं तो डेट जरूर लिखते हैं उसमें, और पूरे दिन में जो कुछ घटित होता है उसको उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो एन फ्रैंक आज एक्सप्लेन कर रही है, और क्या एक्सप्लेन कर रही है कि उसके जो फ्रेंड है, इसकी फ्रेंड का नाम है जीएन, और ये कह रही है कि मैं और जीएन दोनों क्लासरूम में बैठे हैं, और क्लासरूम में किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीएन और जैकस। सीएन दूसरा क्लासमेट है, जैकस एक अनदर क्लासमेट है, कि ये दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं, इस बात पे शर्त लगा रहे हैं कि इस टर्म में
या इस सेशन में कौन कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा, यानी कि रिजल्ट आने वाला है, कुछ ही समय में रिजल्ट आएगा और कौन कौन अगली क्लास में जाएगा ये दोनों आपस में शर्त लगा रहे हैं। और एन फ्रैंक और जीएन इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शर्त में इन्होंने अपने हॉलीडेज के लिए, छुट्टियों के लिए कुछ पैसे बचाए हुए हैं, वो सारे ये शर्त में हार चुके हैं। जीएन ऐसा लग रहा है इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, इतना क्यों बोल रहे हो। एन फ्रैंक भी थोड़ा गुस्सा करती है और इस प्रकार से ये क्लास में एंजॉय कर रहे हैं। अब एन फ्रैंक कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है 1/4 अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्लास के नालायक हैं, कि हमारी क्लास के 1/4 बच्चे नालायक हैं और वो अगली टर्म में शायद ना जाएं, अगली क्लास में शायद ना जाएं। एन फ्रैंक ये भी कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के बारे में, जो मेरी सहेलियां हैं, कोई चिंता नहीं है, हम सब आगे चले जाएंगे, हम सब अगली क्लास में मूव ऑफ कर जाएंगे। लेकिन इसको एक चिंता है, इसको मैथमेटिक्स में थोड़ी समस्या होती है और मैथमेटिक्स के टीचर हैं मिस्टर कीसिंग। ओल्ड फोगी बोलती है, ओल्ड फोगी, कि बड़ा ओल्ड फोगी पर्सन है, बड़ा दकियानूसी है। दकियानूसी बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालता है कामों में और ये क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है। एन फ्रैंक वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, बहुत ज़्यादा बोलती थी और मिस्टर कीसिंग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और मिस्टर कीसिंग परेशान होकर के इसको एक दिन एक्स्ट्रा वर्क असाइन करते हैं। एक्स्ट्रा वर्क में क्या देते हैं? आज चैप्टर बॉक्स, एक एस्से देते हैं इसको लिखने के लिए कि भाई तुम्हें आज चैप्टर बॉक्स टॉपिक पे एक एस्से लिख करके लाना है। आज चैप्टर बॉक्स मतलब एक बातूनी, टॉकेटिव, तुम बहुत बातूनी हो, तुम लिख करके लाओगे। और ये नोट लिख लेती है अपनी डायरी में, अपनी जो स्कूल की डायरी होती है होमवर्क लिखने की, और घर चली जाती है। और शाम के समय सारा काम, सारा होमवर्क करने के बाद इसका ध्यान जाता है उस नोट पे कि आज चैप्टर बॉक्स पे मेरे को क्या लिख के ले जाना है, ऐसे लिख करके ले जाना है। पहले तो सोचती है कि और बच्चों की तरह लाइन में स्पेस दे दो, बीच में ज़्यादा स्पेस दे दो, कम वर्ड से लिखे जाएंगे और लिख करके ले जाऊं। लेकिन इसके माइंड में एक थॉट आता है कि मुझे मिस्टर कीसिंग को यह दिखाना है कि जो मैं बोलती हूं, जो मैं बातें करती हूं, वो बिल्कुल सही है। और उसमें क्या लिखती है ये? उसमें लिखती है कि मेरी जो बोलने की आदत है, हैबिट है, वो बहुत ही सही है, क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा बोलती है। और मुझे जो टॉकिंग की हैबिट है वो किस में मिली है? इनहेरिटेंस में मिली है, विरासत में मिली है, मेरी माँ से मिली है। और जबकि मेरी माँ तो मेरे से कम बोलती है, मैं ही उससे ज़्यादा बोलती हूँ। और इस प्रकार से अपनी बात को ये सही ठहराती है। मिस्टर कीसिंग जब इसका चैप्टर बॉक्स वाला ऐसे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, हंसते हैं और इसको कोई काम नहीं देते। लेकिन ये फिर से बोलना शुरू कर देती है। 2 लेसन पढ़ाए इनको, 2 पीरियड से समझ लो ये चुप रही, उसके बाद फिर बोलने लग गई। फिर इसको क्या दे दिया? परेशान होकर के दूसरा एस्से दे दिया लिखने के लिए, एन इनकरेजिबल चैप्टर बॉक्स। इनकरेजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके। मिस्टर कीसिंग का मतलब क्या था कि भाई एन फ्रैंक तुमको सुधारा नहीं जा सकता, तुमको जो है क्योर नहीं किया जा सकता, तुम ऐसे ही बोलोगी। तो इसको ये दूसरा क्या दे देते हैं? एस्से दे देते हैं। ये दूसरा भी लिख करके ले जाती है और सेटिस्फाई कर देती है मिस्टर कीसिंग को दोबारा फिर कि मैं सही हूं। एक लेसन फिर पढ़ाया, उसके बाद इसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद तो इसको क्या देते हैं? नाराज हो जाते हैं मिस्टर कीसिंग, कहते हैं इस पे लिख करके लाओगे। किस पे? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैप्टर बॉक्स, कि इस पे तुम एक ऐसे लिख करके लाओगी। एन फ्रैंक अब परेशान है, क्या लिखूं? 2 तो लिख दिए, अब और क्या लिखूं? कहां से लाऊं इतने थॉट्स? तब इसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है सैने। सैने पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी है, पोएम्स लिखती है। और सैने इसको कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और अब की बार तुम ऐसे तो लिखोगी, लेकिन उसको वर्स फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में? वर्स फॉर्म में। वर्स क्या होता है? पोइट्री फॉर्म, कि तुम उसको पोइट्री फॉर्म में लिखना और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो ठीक है,
अब ये एक क्या लिख करके ले जाते हैं, एक ऐसे लिख करके ले जाते हैं। और ऐसे में क्या लिखते हैं कि एक स्वैन है, एक डक है, बत्तख, डक और स्वैन हंस, उनके 3 बेबी डकलिंग्स हैं, 3 बच्चे हैं। और स्वैन क्या करता है, वो अपने बच्चों को बाइट करता है, चोंच मार मार करके उनको मार देता है। और मारने का कारण क्या था, क्योंकि स्वैन और डक के बच्चे 3 डकलिंग्स, 3 बेबीज क्या करते थे, क्वैक 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 बोलते रहते थे, कां 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 की आवाज करते रहते थे। और स्वैन उनको मार देता है। और फिर ये ऐसे एन फ्रैंक जब मिस्टर किसिंग को दिखाती है तो मिस्टर किसिंग समझ जाते हैं कि ये इन्होंने मेरे बारे में लिखा है कि आप स्वैन हो और हम आपके डकलिंग्स हैं, हम आपके बच्चे हैं, तो आप हमें ऐसे कैसे हमें परेशान कर सकते हो कि हम ना बोलें। और मिस्टर किसिंग उसके बाद इसको कुछ नहीं कहते और कभी भी कोई एक्स्ट्रा वर्क असाइन नहीं करते। एक बात और, एक टीचर के साथ इसका बहुत ज़्यादा लगाव था। वो टीचर कौन है, मिसिज कुपेरस। जब ये अपनी ग्रैंडमदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए हॉलैंड में आती है तो उस समय इसको एडमिशन मिलता है मोंटेसरी स्कूल में। और उसके बाद मोंटेसरी स्कूल के बाद जब ये फर्स्ट क्लास में आती है, 6 साल की हो जाती है और फर्स्ट क्लास में आती है, तो इसको स्कूल चेंज करना पड़ता है। और किसके स्कूल में जाती है, मिसिज कुपेरस के स्कूल में। मिसिज कुपेरस के साथ इसका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। 5-6 साल ये कुपेरस के साथ रहती है। और ऐसा बोला जाता है कि जब एन फ्रैंक वहाँ से आई थी तो बड़ी ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी, हार्ट ब्रेकिंग, बड़ी ही हृदय विदारक इनकी विदाई थी। तो कुपेरस के साथ इसका विशेष लगाव था। तो लास्ट में जैसा कि हमने पढ़ा कि इसने अपना अंतिम ऐसे लिखा और मिस्टर किसिंग ने इसको उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्क असाइन नहीं किया, कोई भी वर्क इसको नहीं दिया। इस प्रकार से इतना ही हिस्सा हमारी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में दिया हुआ है। आई होप कि आपको पूरी बैकग्राउंड से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसने डायरी को लिखना शुरू किया और किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई, कैसे इसके परिवार में से केवल इसके फादर ओटो फ्रैंक बचे और जिसकी वजह से इसकी बुक जो हेट एक्टर हुइस जो पब्लिश हुई 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, और आज उसका कुछ हिस्सा हम भी पढ़ रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।